हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ में क्या बोल रहा है एनसीईआरटी ने, ऑक्सीजन है जो वो यूटिलाइज होती है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ताकि सिंपल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड इन सब की क्या कर सकें, ब्रेक डाउन कर सकें और वहाँ से एनर्जी को ले सकें। ठीक है, ड्राइव एनर्जी को लेने के लिए। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हार्मफुल है ये रिलीज होती है, ठीक है, इस कैटाबोलिक रिएक्शन के टाइम। कैटाबोलिज्म मतलब कुछ ब्रेक डाउन होना किस चीज़ की, ठीक है। इट इज़ देयर फॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ रहा है, ऑक्सीजन कॉन्टीन्यूसली प्रोवाइड करनी पड़ती है अपने सेल्स को, और जो CO2 प्रोड्यूस होती है उसको बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर विद द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर की है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है वो उसको एक्सचेंज करेंगे विद CO2 जो कि हमारे अंदर सेल्स में प्रोड्यूस हो रही है, और इसको कॉमनली क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन, ठीक है। कॉमनली क्या बोला जाता है इसको, रेस्पिरेशन। इसके बाद है नेक्स्ट, इस पैराग्राफ में इतना ही है जो मेन है। इसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की मैकेनिज्म है जो ब्रीथिंग का वेरी करता है अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हैबिटेट के ऊपर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल, बॉडी, ये सब, ठीक है। सेल है, बॉडी है, टिश्यू है, या फिर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। इनवर्टिब्रेट्स जैसे स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट, स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट है जो स्पॉन्जेस, स्पॉन्ज एंड सिलेंट्रेट प्लेटफॉर्म, ये एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन का विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन ओवर एंटायर बॉडी सरफेस, पूरे बॉडी सरफेस की मदद से। अर्थवर्म यूज़ करते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल का। इंसेक्ट के पास क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब जो कि ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को विद इन द बॉडी। स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर, गिल्स। वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर किसको बोला है, गिल्स, जिस गिल्स की मदद से जो रेस्पिरेशन होगी, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन यूज होती है मोस्ट ऑफ एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स के द्वारा, ठीक है जी। मोलस्क यूज़ करते हैं, और मोलस्क भी क्या करते हैं, इसी का गिल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेराज वेस्कुलराइज बैग, लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है लंग्स की मदद से, तो यूज़ होता है टेरेस्ट्रियल फॉर्म के द्वारा ताकि एक्सचेंज कर सकें गैसेज। वर्टिब्रेट्स में फिशेस करती है गिल्स का यूज़। एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल रिस्पायर करते हैं लंग्स के थ्रू, ठीक है। एम्फीबियन फ्रॉग रिस्पायर करता है स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है स्किन के बारे में। स्किन की मदद से जो रेस्पिरेशन होगी उसको बोलते हैं, अगर स्किन की मदद से होती है तो उसका नाम क्या होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन की मदद से रेस्पिरेशन होती है तो वो होती है स्किन वाली है जो क्यूटेनियस, ठीक है। अगर लंग्स की मदद से होगी तो पल्मोनरी, और यहाँ पे एक थी ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल किसकी मदद से थी, गिल्स। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बाय गिल्स। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है जो वो क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल का पेयर है हमारे पास। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो कि ओपन हो रही है अबव अपर लिप, बाहर की तरफ ओपन हो रही है अपर लिप्स के ऊपर, ठीक है। लीड टू नेजल चैम्बर, ये किस में जाती है, नेजल पैसेज के थ्रू होती हुई नेजल चैम्बर में ओपन होगा, ठीक है। नेजल चैम्बर ओपन होता है अब आके
नेजल चैम्बर ओपन होगा फेरेक्स में। फेरेक्स 3 तरह का होता है, लैरेंजियोफेरेक्स, ओरोफेरेक्स और नेजोफेरेक्स। पोर्शन जो कि कॉमन है फूड और एयर के लिए, ये कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए। फेरेक्स ओपन होता है लैरेक्स रीजन में ट्रैकिया के, ठीक है। लैरेक्स रीजन, ट्रैकिया का लैरेक्स रीजन है जो, उसमें फेरेक्स ओपन होगा। लैरेक्स कार्टिलेजिनस बॉक्स है, तो लैरेक्स क्या है, लैरेक्स कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं साउंड बॉक्स। स्वेलोइंग के टाइम ये कवर होता है थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप के द्वारा, जिसको एपिग्लोटिस बोला जाएगा। एपिग्लोटिस का काम क्या है, एपिग्लोटिस यहाँ पे करता है प्रिवेंट फूड एंट्री, फूड लैरेक्स में ना चला जाए, उससे बचाता है। ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब है जो कि मिड थोरैसिक कैविटी तक एक्सटेंडेड है, डिवाइड करती है 5th थोरैसिक वर्टिब्रा पे, ठीक है जी। इसके बाद इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन, आगे जो ब्रोंकाई है रिपीटेड डिवीजन करेगी, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई बनाएगी, एंड ब्रोंक्यूल एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल, जो कि आगे जाके क्या बनाती है, थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनाती है लास्ट में। इसके बाद ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल। इसके पास क्या है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू वेरी थिन इरेगुलर वॉल वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्विलाई, ये आगे किसको राइज करती है, वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्विलाई। ब्रांचिंग नेटवर्क है जो, ब्रांचिंग नेटवर्क ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्विलाई का, ये सब क्या बनाते हैं, लंग्स। हमारे पास 2 लंग्स हैं जो कि डबल लेयर प्लूरा के द्वारा कवर होती है, जिसके बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है लंग्स के सरफेस में। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन क्लोज कॉन्टैक्ट में है थोरैसिक कैविटी के, थोरैसिक लाइनिंग के, वेयर एज इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है जो वो क्लोज कॉन्टैक्ट में है लंग्स के सरफेस के। पार्ट जो कि स्टार्ट हो रहा है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। पर जो एल्विलाई और उसकी डक्ट हैं उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम है, कंडक्टिंग पार्ट का काम है ट्रांसपोर्ट करना एयर को एल्विलाई तक, एयर को एल्विलाई तक ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है जी। और दूसरा क्या काम है इसका, क्लियर करना एयर को फॉरेन पार्टिकल से, फॉरेन पार्टिकल होते हैं जो एयर में, उससे क्लियर करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा और बॉडी के टेम्परेचर तक एयर को लेकर आता है कंडक्टिंग पार्ट। एक्सचेंज पार्ट क्या होता है, एक्चुअल एक्सचेंज होगा जहाँ ऑक्सीजन और CO2 का बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसके बाद है लंग्स है जो, लंग्स कहाँ पे हैं, सिचुएटेड थोरैसिक चैम्बर में सिचुएटेड है जो कि एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रल कॉलम है जो डोर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम होगा जो थोरैसिक चैम्बर बनाता है, ठीक है। वेंट्रल साइड पे स्टर्नम है, लेटरल साइड पे रिब्स है और लोअर साइड पे डोम शेप डायफ्राम जो कि एक मसल है। और एनाटॉमिकल जो ये सेटअप है जो लंग्स में, एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स, थोरैक्स में जो ये एनाटॉमिकल सेटअप है ये इस तरह से है कि अगर कोई भी चेंज होगा थोरैसिक कैविटी में तो वो देखने के लिए मिलता है हमें पल्मोनरी कैविटी में, सच अरेंजमेंट, और इस तरह की अरेंजमेंट एसेंशियल है ब्रीथिंग के लिए क्योंकि हम डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते पल्मोनरी वॉल्यूम। देन वी हैव रेस्पिरेशन के स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर ब्रीथिंग, जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगी और CO2 रिच एयर बाहर जाएगी। इसके बाद आता है डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस का डिफ्यूज़न,
एल्वियुलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बाय ब्लड, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट, देन डिफ्यूज़न, ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में डिफ्यूज़न, उसके बाद यूज़ होगा ऑक्सीजन का, जिसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ताकि ब्रेक डाउन कर सकें फूड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग 2 स्टेजेस में होता है। इंस्पिरेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगी, एक्सपिरेशन जिसमें एल्वियुलर एयर है जो वो बाहर जाएगी। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करके मूवमेंट होती है लंग्स, मूवमेंट होगी किसकी, एयर की, बाहर या फिर अंदर। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, क्रिएट करना होता है, ताकि एयर के अंदर बाहर मूवमेंट हो सके। इंस्पिरेशन में क्या होगा, इंस्पिरेशन के नक्कर अगर प्रेशर लंग्स के अंदर जो प्रेशर है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो क्या है यहाँ पे इंस्पिरेशन कब होगी, इंस्पिरेशन होगी जब, इंस्पिरेशन है जो ये होती है जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है जो कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, मतलब बाहर नेगेटिव प्रेशर होगा हमारे लंग्स के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेशर और लंग्स में कम प्रेशर, ठीक है। सिमिलरली एक्सपिरेशन तब होती है जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अगर हम ये बोल सकते हैं अगर अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो बाहर जाएगी एयर, ठीक है। क्यों, डिफ्यूज़न के द्वारा, हाई से लो कंसंट्रेशन, हाई टू लो कंसंट्रेशन के द्वारा। तो यहाँ पे हाई टू लो कंसंट्रेशन एयर मूवमेंट, एयर की मूवमेंट होती है, ठीक है। और डायफ्राम एंड स्पेशल सेट ऑफ मसल, डायफ्राम और स्पेशल सेट ऑफ मसल है जो वो एक्सटर्नल, कौन सी मसल्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, रिब्स के बीच में हेल्प करती हैं इस तरह का प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने में, ठीक है। इंस्पिरेशन इनिशिएटेड बाय, इंस्पिरेशन कब होता है, जब डायफ्राम की जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इंस्पिरेशन कब होगी, जब डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, विच इंक्रीज, जिसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है जो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो लिफ्ट रिब्स क्या होती हैं, रिब्स ऊपर होंगी, एंड द स्टर्नम causing an increase in volume of thoracic chamber in dorsoventral axis। तो यहाँ पे इसने बोला है कि जब हमारी इंस्पिरेशन होती है तो डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वॉल्यूम है जो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज होगा, और EICM की वजह से, इसकी कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से लिफ्ट क्या होगी, रिब्स ऊपर जाएंगी और स्टर्नम भी ऊपर जाएगा, कोजिंग, जिसकी वजह से इंक्रीज होगा वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर का डोर्सोवेंट्रली थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम कॉज सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। अगर थोरेसिक वॉल्यूम में कोई इंक्रीज हुआ तो पल्मोनरी वॉल्यूम में भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है जो वो डिक्रीज होगा, क्योंकि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का, तो टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्स द एयर आउट टू मूव इनटू द लंग, जिसकी वजह से अब वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, जिसकी वजह से जो बाहर की एयर है वो क्या होगी, अंदर जाएगी, ठीक है। तो विच फोर्स एयर
from outside to move into the lungs, that is inspiration. इसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम के रिलैक्स होने की वजह से और इंटरकोस्टल मसल के रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू नॉर्मल पोजीशन। ये क्या करेगा, नॉर्मल पोजीशन में लेके आएगा, जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम का जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो रिड्यूस होगा और पल्मोनरी प्रेशर रिड्यूस होगा। ठीक है, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी प्रेशर स्लाइटली ज़्यादा होगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, तो फिर क्या होगा, हमारे पास एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू, लंग्स से अब एयर कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी, जिसको बोल देंगे एक्सपीरेशन। हमारे पास एबिलिटी है कि हम स्ट्रेंथ को, इंस्पिरेशन की स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब जल्दी सांस ले सकते हैं, जल्दी जल्दी छोड़ सकते हैं, जोर लगा के छोड़ सकते हैं, जोर लगा के ले सकते हैं। ठीक है, एडिशनल मसल जो कि हमारे एब्डोमेन प्रेजेंट है उनकी मदद से एवरेज कितने 12 से 16 टाइम पर मिनट, 1 मिनट में 12 से 16 बार, 12 to 16 टाइम पर मिनट एक हेल्दी इंडिविजुअल क्या करता है, ब्रीथ करता है। वॉल्यूम है जो, इसको हम मेज़र कर सकते हैं स्पायरोमीटर की मदद से। अब है नेक्स्ट टॉपिक, एस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। सबसे पहले आएगा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है हमारे पास टीवी है जो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम जितनी भी वॉल्यूम अंदर बाहर होगी अप्रोक्सीमेटली 500 ml और 1 मिनट में 6 से 8000 ml पर मिनट। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV क्या होता है, नॉर्मली जो ऑक्सीजन अंदर ली उसको बोल टीवी, ठीक है, या फिर छोटी। अब IRV में क्या होगा, फोर्सफुली कितने अंदर ले रहे हैं। ठीक है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन को बोलते हैं IRV, तो 2500 से 3000 ml। ERV क्या है, फोर्सफुली कितना हम एयर बाहर निकाल रहे हैं फोर्सफुली, तो 1000 से 1100 ml। देन वी हैव रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है एयर जो कि हमारे लंग्स के अंदर रह जाएगी फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद, एक्सपिरेशन के बाद भी, जोर लगा के हमने सांस छोड़ा उसके बाद भी कुछ एयर ऑफ कुछ अमाउंट में एयर है जो हमारे एल्वुलाई में रह जाती है, ताकि एल्वुलाई कोलैप्स ना कर पाए, और कितनी होती है 1100 से 1200 ml। इसके बाद है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितनी वॉल्यूम को कोई भी पर्सन एक्सपायर करेगा। इसमें क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल, इसके बाद जोर लगा के जो ली टाइड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन वी हैव एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर, कितनी वॉल्यूम में कितनी एयर कोई भी पर्सन एक्सपायर करेगा नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। तो कितनी एक्सपायर करेगा, एक तो टीवी जो नॉर्मली करी, और जोर लगा के भी कर सकता है, बाहर निकाल सकते, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो टीवी प्लस ERV। देन फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स, कितनी एयर लंग्स में रहेगी नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितनी रहेगी, ERV रहेगी, ठीक है, और IRV रहेगी। इसके बाद वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद जोर लगा के बाहर निकाल दी, उसके बाद कितने अंदर ले सकता है, टीवी अंदर ले सकता है, ठीक है, टीवी ले सकता है, IRV ले सकता है, जो जोर लगा के बाहर निकाली थी ERV वो भी ले सकता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन ब्रीथ आउट कर सकता है फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद, इस फोर्सफुल जोर लगा के सांस लेने के बाद कितनी बाहर निकाल सकता है, टीवी नॉर्मली जितनी निकालता है, IRV जो अंदर ली थी जोर लगा के उसको बाहर निकाल देगा, और ERV, तो यही आएगा, ठीक है। इसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, TLC, वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट इन द लंग
एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन के एंड के, फोर्स इंस्पिरेशन जब हो जाएगी उसके बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर रहेगी हमारे पास, ARV TV, मतलब इसमें क्या हो जाएगा सभी का सम, टोटल लंग कैपेसिटी। देन वी हैव एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वुलाई है जो प्राइमरी साइट एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो ऑकर बिटवीन ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में भी होता है, ठीक है। ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होते हैं सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा, ठीक है। इनका जो एक्सचेंज है किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस के ऊपर भी, और थिकनेस मेम्ब्रेन है जो कितनी पतली या फिर मोटी है, ठीक है। इन्वॉल्व इन द डिफ्यूज़न आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये सब क्या है इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न को क्या करते हैं इफेक्ट कर सकते हैं। प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, एक यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है, प्रेशर इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, मिक्सचर ऑफ गैसेस में इंडिविजुअल गैस का प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिख रहे हैं तो PO2, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिख रहे हैं तो PCO2, ठीक है। पार्शियल प्रेशर है जो इन गैसेस का एटमॉस्फेयर में और एयर में, ये टेबल में दिखा रखा है। तो ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा होगी तो 159, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे 159, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कितनी है 159, एल्वेलाई में कम होगी 104, ब्लड में 40, देन 95 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और 40 कहाँ पे होगी टिश्यूज़ में। इसके बाद CO2 कहाँ से कहाँ जाएगी, टिश्यू से हाई टू लो। टिश्यू क्या है, टिश्यू में 45 है पार्शियल प्रेशर। इसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम हो जाएगा 40, देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, उसके बाद आएगा एल्वुलाई में 40 और एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3। तो इस तरह से ये ट्रैवल करती है CO2, और ऑक्सीजन अंदर जाती है एटमॉस्फेयर से एल्वुलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर देगी ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट, और फिर टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आगे सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 एंड सोल्युबिलिटी, जो CO2 की सोल्युबिलिटी है वो 20 से 25 टाइम ज़्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले, ठीक है। ऑक्सीजन और CO2 में से ज़्यादा सोल्यूबल कौन है, CO2। द अमाउंट ऑफ CO2 डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूज़न पर मिनट, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि डिफ्यूज़न का जो अमाउंट है वो किसका ज़्यादा होगा, CO2 का ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ CO2 डिफ्यूज़ होने का अमाउंट भी इसका ज़्यादा होगा। डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन के पास 3 मेजर लेयर्स हैं, कौन कौन सी हैं ये, स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वुलाई, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरी, और बेसमेंट सब्सटेंस जो कि थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन से बनी होती है। सपोर्टिंग स्क्वेमस एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियम सेल ऑफ कैपिलरी इन बिटवीन दैम। यहाँ पे क्या बोला हुआ है इसने कि एल्वुलर कैपिलरी है ये जो इसकी स्क्वेमस ये किससे बने हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम से, ठीक है। वन सेल थिकड है जो कि, उसके बाद एंडोथेलियम है ब्लड कैपिलरी का, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है बेसमेंट सब्सटेंस है। हाउएवर टोटल थिकनेस कितनी है इसकी, लेस देन मिलीमीटर से भी कम। देयरफॉर तो ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल है सभी फैक्टर डिफ्यूज़न के लिए। फ्रॉम एल्वुलाई टू टिश्यू की ऑक्सीजन की डिफ्यूज़न कहाँ से कहाँ हो सके, एल्वुलाई से टिश्यू में, और CO2 की टिश्यू टू टिश्यू से एल्वुलाई में। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का ट्रांसपोर्ट। ब्लड मीडियम है ट्रांसपोर्ट के लिए ऑक्सीजन और CO2 के, तो 97% ऑफ ऑक्सीजन है जो RBCs की मदद से जाती है, ब्लड में जो RBCs है उसकी मदद से किस फॉर्म में जाती है, ये जाती है
ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और बची हुई 3% जाती है डिज़ोल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू। 20 से 25% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसीज के द्वारा। 70% है जो 70% बाइकार्बोनेट के द्वारा। 7% डिज़ोल्व होती है प्लाज्मा के थ्रू। अब ये देखो ये 7% है, ये यहाँ पे कितनी थी 3%, तो सोलिबिलिटी किसकी है ज़्यादा, क्योंकि इसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा थी इसलिए ये 7% डिज़ोल्व होती है प्लाज्मा में, ठीक है। देन वी हैव ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो कि प्रेजेंट है आरबीसी में। ऑक्सीजन बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ, रिवर्सिबल मैनर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ईच हीमोग्लोबिन, हर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को बाइंड करता है अपने साथ। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन किससे रिलेटेड है, पार्शियल प्रेशर से ऑक्सीजन की बाइंडिंग है जो हीमोग्लोबिन की वो रिलेटेड है पार्शियल प्रेशर से ऑक्सीजन के। पार्शियल प्रेशर है जो CO2 का, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सब फैक्टर भी क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं ऑक्सीजन और CO2 ऑक्सीजन की बाइंडिंग इसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन के साथ, उसमें कौन कौन इफेक्ट करता है, पार्शियल प्रेशर, CO2 का पार्शियल प्रेशर भी इफेक्ट करेगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ठीक है, ये सब फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं। सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन होता है जब हम परसेंटेज सैचुरेशन को हीमोग्लोबिन के प्लॉट करते हैं ऑक्सीजन अगेंस्ट उसके प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के अगेंस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। हाईली यूजफुल है ये फैक्ट अलग अलग फैक्ट को पढ़ने के लिए, जैसे PCO2H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ऑन बाइंडिंग ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन एल्विलाई में, जहाँ पे क्या होता है हाई पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ज़्यादा और लो टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा हुआ है, एल्विलाई में हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा। अगर CO2 कम है तो H पॉजिटिव और टेम्परेचर भी कम होता है, ठीक है। ये फैक्टर हैं जो कि फेवरेबल हैं, जो कि क्या करवाएंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो मतलब ये फैक्टर क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को जोड़ने का काम करेंगे हम बोल सकते हैं। और टिश्यूज़ में क्या होगा, इन टिश्यूज़ लो PO2 कम होती है, PCO2 ज़्यादा तो H पॉजिटिव ज़्यादा, ठीक है, और टेम्परेचर भी ज़्यादा। तो ये कंडीशन फेवरेबल है डिसोसिएशन के लिए ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा कहाँ पे, टिश्यूज़ में। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाउंड करेगी लंग्स सरफेस में, और ऑक्सीजन है जो ऑक्सीजन बाउंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ लंग्स सरफेस पे और डिसोसिएट होती है टिश्यूज़ में, ठीक है। एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशंस में 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वो 5 ml 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज़ तक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट CO2 कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कितनी 20 से 25%। बाइंडिंग रिलेटेड है पार्शियल प्रेशर के साथ CO2 के। कुछ मेजर फैक्टर भी हैं जो कि इफेक्ट कर सकते हैं इसकी बाइंडिंग को। जब PCO2 ज़्यादा होगी तो क्या होता है, जैसे उसमें था वैसे यहाँ पे है, वहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन ज़्यादा थी तो CO2 कम, H पॉजिटिव कम, और यहाँ क्या और टेम्परेचर कम, यहाँ क्या होता है CO2 ज़्यादा तो ऑक्सीजन कम। इन द
टिश्यूज़ में, ठीक है। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अक्कर, तो ज़्यादा बाइंडिंग होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, पर जब PCO2 कम होती है और PO2 ज़्यादा, कहाँ पे, एल्विलाई में, यहाँ पे क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से CO2 क्या होगी, डिसोसिएट होगी, टेक प्लेस, दैट इज CO2 बाइंड विच इज़ बाउंड टू हीमोग्लोबिन, CO2 जो कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड थी, फ्रॉम द टिश्यूज इज डिलीवर टू एल्विलाई, डिलीवर होती है एल्विलाई तक, और यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन एल्विलाई में, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। RBCs कंटेन वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, जो इसकी कंसनट्रेशन है जो वो ज़्यादा होती है कहाँ पे, RBCs में, और मिन्यूट क्वांटिटी प्रेजेंट है प्लाज्मा में, प्लाज्मा में कम क्वांटिटी में होता है ये, ठीक है। और एंजाइम क्या करता है, फैसिलिटेट करता है नीचे दी हुई रिएक्शन को, मतलब CO2 है जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, और यहाँ से H2CO3 बनाएगी और ब्रेकडाउन में इस तरह से आएगी, ठीक है। देन वी हैव एट टिश्यू साइड वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ PCO2 इज़ हाई, टिश्यूज़ पे, जहाँ टिश्यूज़ में जब पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होता है कैटाबॉलिज्म की वजह से, तो CO2 डिफ्यूज़ करेगी ब्लड में, ठीक है, RBCs और प्लाज्मा में, प्लाज्मा की मदद से, एंड फॉर्म HCO3 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, और क्या बनाती है, HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव बाई कार्बोनेट एंड H पॉजिटिव एट एल्विलर साइट, एल्विलर साइट पे जहाँ PCO2 क्या है, कम है, जहाँ पे PCO2 कम है, रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, रिएक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ, ये ऊपर जो रिएक्शन बताई लिखी हुई है इसी को समझा रही है ये, कि एल्विलाई में क्या होगा, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन किस तरह से होगी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2, दस CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट टिश्यू लेवल पे बाइकार्बोनेट बनता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट होती है एल्विलाई तक, रिलीज होती है CO2, एज CO2 रिलीज होगी, तो यहाँ पे आगे बोल रहा है एवरी 100 ml डिऑक्सीनेटेड ब्लड 4 ml CO2 क्या करेगा, कैरी करेगा एल्विलाई तक, वहाँ क्या था, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब है रेगुलेशन, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कौन करता है, ह्यूमन बींग्स के पास क्या है, सिग्निफिकेंट एबिलिटी है कि वो मेंटेन कर सकें और मॉडरेट कर सकें रेस्पिरेटरी रिदम को, ठीक है, सूट द बॉडी टिश्यूज़ के डिमांड के अकॉर्डिंग, किसके द्वारा होता है, न्यूरल सिस्टम के द्वारा। स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट है मेडुला रीजन में, जिसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन के लिए। कुछ और भी सेंटर प्रेजेंट है, अनदर सेंटर प्रेजेंट है पोन्स रीजन में, ब्रेन के, इसको बोलते हैं निमोटैक्सिक सेंटर, मॉडरेट करता है फंक्शन को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के मॉडरेट करेगा फंक्शन को, RRC के। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम सेंटर से जो न्यूरल सिग्नल आएंगे वो रिड्यूस करते हैं ड्यूरेशन को इंस्पिरेशन की, देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, जिससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट है जो ऑल्टर होगा, ठीक है। कीमो सेंसिटिव एरिया एडजेसेंट है, RRC के एडजेसेंट कीमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है, जो कि हाईली सेंसिटिव है CO2 की वजह से, और H पॉजिटिव के लिए हाईली सेंसिटिव है, मतलब अगर CO2 ज़्यादा या फिर H पॉजिटिव, CO2 या फिर H पॉजिटिव ज़्यादा होता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है कीमो सेंसिटिव, ठीक है। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर which in turn can signal RRC, मतलब अब ये क्या करेगा, RRC के पास सिग्नल्स भेजेगा ताकि नेसेसरी एडजस्टमेंट हो सके, और क्या करता है, जल्दी जल्दी हमें ऑक्सीजन लेने के लिए वो हमारे ब्रेन से क्या आता है, सिग्नल आता है कि हम जल्दी ऑक्सीजन इंस्पायर करें, ठीक है।
इसके बाद रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी के साथ भी कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं चेंज को H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और CO2 की कंसंट्रेशन में, ठीक है, और सिग्नल सेंड करते हैं ये भी RRC को ताकि रेमडियल एक्शन हो सके। रोल ऑफ ऑक्सीजन का इतना रोल नहीं है रेगुलेशन में, ठीक है। इसके बाद डिसऑर्डर एजमा, ये होता है एजमा ना कि अस्थमा। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग में सांस लेने में डिफ़िकल्टी जिसकी कोजिंग वीजिंग साउंड आती है। ये क्या है वीजिंग का क्या मतलब, वीजिंग क्या है यहाँ पे वीजिंग साउंड, ठीक है। ड्यू टू इन्फ्लामेशन, किस में इन्फ्लामेशन हुई हुई है इसमें, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्योल में इन्फ्लामेशन होती है एजमा में। एम्फाइजमा क्रॉनिक डिसऑर्डर है, एल्वुलर वॉल है जो वो डैमेज होती हैं ड्यू टू विच, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होगा। मेजर कोज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं जो उनमें हो सकता है एम्फीज़मा। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज़ में जैसे ग्राइंडिंग इंडस्ट्री, स्टोन ब्रेकिंग, इन सब में क्या होता है बहुत सारी डस्ट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से डिफेंस मैकेनिज्म है जो बॉडी का वो फुली कोप अप नहीं कर पाता इस सिचुएशन में। तो अगर लॉन्ग एक्सपोजर होगा तो इससे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होती है जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाएगा, मतलब प्रोलीफरेशन, फाइब्रस टिश्यू की प्रोलीफरेशन, और लंग्स डैमेज हो सकती हैं। इससे वर्कर को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए। इसके बाद समरी, सेल यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर सेल ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। प्रोड्यूस एंड एनर्जी है जो वो क्या होती है प्रोड्यूस होती है। लॉन विद सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होती है एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है हार्मफुल। एनिमल के पास क्या है, एनिमल्स के पास डिफरेंट मैकेनिज्म है जो कि किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए ऑक्सीजन के टू सेल की सेल तक ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो सके, और CO2 की रिमूवल के लिए। वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, 2 लंग्स हैं जिसमें एंड एसोसिएटेड एयर पैसेज है, ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ब्रीथिंग का। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है इसमें, फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन इज ब्रीथिंग। फर्स्ट स्टेप क्या है, ब्रीथिंग, जिसमें क्या होता है एटमॉस्फेरिक एयर अंदर होती है, इंस्पिरेशन एल्वुलर एयर बाहर निकालते हैं, एक्सपिरेशन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन deoxygenated blood and alveoli, transport of gases throughout the body, exchange of oxygen and CO2 between blood and tissue, utilization of oxygen, cellular respiration, ये कुछ स्टेप हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अब इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कैरिड होती है प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करके एटमॉस्फेयर और एल्वुलर एयर के बीच में, ठीक है। स्पेशल मसल इंटरकोस्टल और डायफ्राम हेल्प करते हैं, इस क्यों हेल्प करेंगे ये प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व होता है जो इन एक्टिविटीज़ में ये क्या कर सकते हैं, इनको हम एस्टिमेट मतलब इनका पता लगा सकते हैं स्पायरोमीटर की मदद से। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज एट एल्वुलाई टिश्यू अक्कर बाय डिफ्यूज़न की मदद से होगा। रेट ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पे, पार्शियल ग्रेडियंट या फिर पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट पे, किसके, ऑक्सीजन और CO2 के। सोल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, थिकनेस पे भी, डिफ्यूज़न सरफेस कितना थिक है, ये सब फैक्टर हैं जो हमारी बॉडी में फैसिलिटेट करेंगे डिफ्यूज़न को CO2 ऑक्सीजन की एल्वुलाई से, और deoxygenated blood as well as oxygenated blood to tissue. This factor favorable for diffusion of CO2 in opposite direction from tissue to alveoli. Oxygen is transported mainly, oxygen आती है ऑक्सीहीमोग्लोबिन
की फॉर्म में इन alveoli where PCO2 is higher, oxygen get bound to hemoglobin which is easily dissociate at tissue level पे dissociate हो जाता है, where PO2 is low and PCO2 and H positive की कंसनट्रेशन क्या होती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है, नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है बाई कार्बोनेट H3O नेगेटिव की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की मदद से 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड होती है हीमोग्लोबिन के द्वारा, ठीक है, एज कार्बामिन हीमोग्लोबिन एंड टिश्यूज़ वेयर टिश्यूज़ में जब PCO2 ज़्यादा होती है तो इट गेट बाउंड टू ब्लड वेयर इन alveoli वेयर PCO2 इज़ लो एंड PO2 इज़ हाई। alveoli में क्या होता है, PCO2 कम और PO2 ज़्यादा, PCO2 कम, इट गेट रिमूव, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगी फ्रॉम द ब्लड से CO2 रिमूव हो जाएगी। इसके बाद है रेस्पिरेटरी रिदम इज मेंटेन बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुलर रीजन में रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है पोन्स रीजन में ब्रेन के एंड कीमोसेंसिटिव एरिया है मेडुला में, अल्टर कर सकता है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को। तो ये था चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई होप आप सभी को समझ आया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।